नेगल्समैन, ह्यूलियन नेगल्समैन लाइप्जिग में बहुत अच्छा काम किया। लाइप्जिग में एक प्रॉमिसिंग काम किया। एक 32 साल का यंग मैनेजर जो खुद एक टाइम में प्लेयर था, इंजरी की वजह से प्लेइंग करियर आगे नहीं चल पाया, तो नेगल्समैन ने अपने कोचिंग बैच कंप्लीट किए। सेकंड थर्ड डिवीजन से जर्मनी में स्टार्ट की, धीरे धीरे अपना नाम कमाया, सेकंड थर्ड डिवीजन में टीम को प्रमोशन दिलाई अपनी टैक्टिक्स की वजह से। लाइप्जिग जैसा बड़ा क्लब, बड़ा तो नहीं कहूंगा लेकिन ग्रोइंग क्लब, रेड बुल का एक ग्रोइंग क्लब जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, जिसका मैनेजर बना आपका नेगल्समैन, और ठीक ठाक था, प्रॉमिस था। चैंपियन लीग फुटबॉल लाइप्जिग खेली अंडर नेगल्समैन की कोचिंग। नॉट जस्ट चैंपियन लीग फुटबॉल, अगर आपको याद होगा 20-21 वाला सीजन चैंपियन लीग में एक टफ ग्रुप था। हाँ, मैनचेस्टर यूनाइटेड कोई टफ टीम नहीं थी उस टाइम, ठीक है, ओले गेंडर, लेकिन स्टिल यार मैनचेस्टर यूनाइटेड सेकंड फिनिश की थी पिछले सीजन और चैंपियन लीग में थी, और मैनचेस्टर यूनाइटेड को बाहर कर दिया था। लाइप्जिग आगे प्रोग्रेस किया था। ओले की टीम यूरोपा लीग में डिमोट हो गई थी ग्रुप स्टेज से। तो नेगल्समैन का बहुत नाम हुआ, इतना नाम हुआ कि हैंसी फ्लिक जब बायर्न से अपनी जर्मनी कंट्री को कोच करने गया तो किसका नाम उठा? बहुत सारे जर्मन कोच होते, बहुत सारे टॉप कोच और भी हैं दुनिया में, लेकिन 32 साल का ह्यूलियन नेगल्समैन का नाम आया। और बायर्न म्यूनिख जैसा बड़ा क्लब, ट्रस्टेड क्लब, ऐसे किसी को मैनेजर अपॉइंट नहीं करता है, ठीक है। नेगल्समैन जैसे यंग बंदे को मैनेजर अपॉइंट किया, लेकिन आप बोलोगे ठीक है यार, अभी 7 मैच में 12 पॉइंट है बायर्न म्यूनिख के, 7 मैच में 12 पॉइंट है। इतने में थॉमस ट्यूकल सैक हो गया था चेल्सी से। थॉमस ट्यूकल चैंपियन लीग जिता दिया था 4 महीने में आके। डिफरेंट है बिल्कुल, मुझे पता है बायर्न म्यूनिख के ऑनर ऐसे काम नहीं करते हैं, लेकिन बायर्न म्यूनिख के ऑनर कब पैनिक होंगे, बायर्न म्यूनिख का बोर्ड कब पैनिक होगा, कब उनको लगेगा कि वी आर डन विद ह्यूलियन नेगल्समैन। ठीक है, 4 दिन पहले बारसा को हराया उसने, 2-0 से बारसा को हराया है, लेकिन बारसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है इस टाइम। बारसा ठीक है, एक अच्छा टीम है, एक डेवलपिंग टीम है, एक पैसा स्पेंड किया हुआ है, नए मैनेजर है, वो अपने सेटल कर रहे हैं, उनके अपने बैटल हैं। लेकिन बारसा कोई क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कि आप कितने ग्रेट हो बारसा को हराने का। बारसा को हरा दिया तो आप बहुत अच्छे चल रहे हो, आपका फुटबॉल बहुत फॉरवर्ड चल रहा है। हालांकि उस मैच में भी बारसा इजीली पहले हाफ में 3-0 हो जाता, अगर रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की थोड़ा सा भी आधा मूड 50% भी उसको खेलने का मूड होता ना, तो 2-3-0 हो गया होता, बायर्न हाफ टाइम तक हार गया होता। लेकिन ठीक है, बारसा को हरा दिया तुमने। लेकिन क्या बुंडेसलीगा में क्या चल रहा है? 7 मैच 12 पॉइंट। आप बोलोगे ठीक है, बायर्न म्यूनिख चौथे नंबर पे है। मैं तो बोलता हूं बायर्न म्यूनिख अभी 3 मैच बाद भी, अभी 10 मैच के बाद भी बायर्न म्यूनिख अगर 7वें 8वें या 10वें नंबर पे होगी ना, अगर टॉप ऑफ द टेबल 10 पॉइंट के अंदर का भी गैप होगा ना, तो बायर्न म्यूनिख फिर भी कंप्लीट कर देगी। 7-8 पॉइंट का गैप से पहले भी बायर्न म्यूनिख कमबैक करके बुंडेसलीगा जीत चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि अभी तो सिर्फ 3 पॉइंट का गैप है टॉप पे। ये गैप क्या बायर्न म्यूनिख का बोर्ड वेट कर रहा है कि ये गैप ज्यादा बड़ा हो, फिर दिसंबर आते आते सैक हो? देखो बायर्न क्या करता है, बायर्न अभी दिसंबर से पहले नेगल्समैन को सैक नहीं करने वाला, अनटिल अनलेस दिसंबर तक ऐसा हो जाए कि अगले 4 मैच, चारों के 4 मैच ह्यूलियन नेगल्समैन हार जाए अपने, यानी कि अगले 4 बुंडेसलीगा मैच में वो हार्डली 1-2 मैच जीते और 2-3 ड्रॉ हो जाए, एक आधा मैच जीते या एक ड्रॉ हो जाए, तब जाके मैं बोलूंगा कि नेगल्समैन बिल्कुल सैक होने के, बिल्कुल लिविंग ऑन द एज है। इट्स अबाउट टाइम कि कभी भी सैक हो जाए। लेकिन अभी मुझे लगता है नेगल्समैन को 1 महीना आराम से मिलने वाला है, 4-5 मैच आराम से नेगल्समैन को मिलने वाले हैं। अगर किसी को लग रहा है कि नेगल्समैन लिविंग ऑन द एज, मुझे नहीं लग रहा यार, सिंपली बिकॉज जैसे बायर्न का बोर्ड काम करता है वो तरीका बता रहा हूं मैं। उसको 4 मैच मिनिमम, 4 बुंडेसलीगा गेम उसको और मिलने वाले हैं, दैट मीन 1 महीना और उसको टाइम मिलने वाला है। बट क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि नेगल्समैन के साथ क्या हो रहा है, कि नेगल्समैन की टैक्टिक्स काम नहीं कर पा रही, वो फ्लूइडिटी अटैक में क्यों नहीं आ रही, और क्यों बायर्न म्यूनिख बहुत चीपली बहुत सिली गोल कंसीड कर रहा है। और डिफेंस में कौन है? डी लिगिट, 75 मिलियन का डी लिगिट आया है यूवेंटस से, गोल्डन बॉय विनर एक टाइम का, लीडरशिप क्वालिटी है उसकी 21 साल की उम्र में। देओत उपामेकानो एक ऐसा डिफेंडर है जो लाइप्जिग में खेल चुका है नेगल्समैन के अंडर। एक फ्रांस का बहुत वर्ल्ड क्लास पोटेंशियल टैलेंट है, फ्रांस में बहुत टैलेंट है, लेकिन हाँ वो भी उनमें से एक है। दिक्कत कहां है? अल्फांसो डेविस के किस्से बहुत सुने हैं। 2 साल पहले जब ट्रेबल जीता था बायर्न, अल्फांसो डेविस वैसे ट्रेडिशनली एक लेफ्ट विंगर ही था। जब उसको MLS से उठा के लाए थे बायर्न, वो ट्रेडिशनली लेफ्ट विंगर ही था, उसको लेफ्ट बैक बना दिया। हैंसी फ्लिक ने बोल दिया तेरा पेस का हम इस्तेमाल करेंगे ट्रैक बैक के लिए, तेरी जो पेस है उसका इस्तेमाल करेंगे हम बॉल रिकवरीज के लिए। एट द टाइम तू जाएगा हायर ऑन द पिच, यू विल टेक ऑन द डिफेंडर, यू विल टेरराइज देम विद योर पेस, विद योर स्किल।
और वो बखूबी करता था, बॉक्स तक पेनिट्रेट करता था। अब वो सारी गतिविधियां कम हो गई हैं। अब अल्फांसो डेविस 10 पूरे मैच में 10 में से 1-2 बार होता है वो बॉक्स के अराउंड जा रहा है, अपनी पेस को यूटिलाइज कर रहा है। फॉर्मेशन ही कुछ ऐसी है, 4 एट द बैक है, जहां पे राइट पे पवार्ड है, लेफ्ट पे आपका अल्फांसो डेविस है, बीच में डिलीगिट होता है, कभी आपका लुकास हर्नांडेज होता है, कभी आपका उपामेकानो होता है। ये सब पेयरिंग चलती है। पवार्ड के साथ मजरोई राइट बैक है, वो चलता है। सेंटर में किमी ग्रोट्स्का, ये सब चलते हैं। मुसियाला और साने, ये इन दोनों को वाइड विंगर खिलाया था कल। 4-4-2, साने राइट पे, मुसियाला लेफ्ट पे, बीच में गोरेट्स्का और खिमिक, और अप फ्रंट माने और मुलर। 4-4-2। ये करना क्या चाह रहा है? क्या करना चाह रहा है आपका नेगल्समैन सेंटर ऑफ द पिच में स्पेसेस को बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट करना चाहता है। उसको लग रहा है कि ज्यादा विंगर्स की विड्थ का इस्तेमाल करने के बजाय मैं सेंट्रली जो है वो अटैक को चैनलाइज करूं, जिसमें किमिक है, गोरेट्स्का है, आगे मूलर है, साने है। यानी कि आपने एक स्क्वायर, चाहे रेक्टेंगल समझ लो, चाहे स्क्वायर समझ लो, ये सेंट्रल आपने प्ले बना रखे हैं। फिर मुसियाला जो लेफ्ट विंग पे है, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद है वो आगे जाएगा तो मिडिल में ड्रॉप करेगा वो, और उसको ओवरलैप करेगा आपका अल्फांसो डेविस, जो नहीं कर पा रहा है, वो आगे नहीं जा पा रहा है। यानी कि विंग्स का एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो पा रहा है। वी आर टॉकिंग अबाउट अ जर्मन फुटबॉल, वी आर टॉकिंग अबाउट टिपिकल जर्मन फुटबॉल, जहां पे विंग्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है। चाहे वो थॉमस ट्यूकल देख लो, चाहे वो क्लॉप देख लो, चाहे वो योकिम लॉ देख लो जर्मनी का, चाहे वो हैंसी फ्लिक देख लो जो ट्रेबल जिताया है। विंग्स को एक्सप्लॉइट करके क्रॉसेज आफ्टर क्रॉसेज आफ्टर क्रॉसेज, सेंटर में प्लेयर होने चाहिए, विंग्स को एक्सप्लॉइट करो। और वो फोकल पॉइंट भी मिस लग रहा है। वो फोकल पॉइंट इसलिए मिस लग रहा है, जो रॉबर्ट लेवेंडोस्की जो सप्लाई सेंटर में लेता था, अभी वो सप्लाई माने को बेचारे दे ही नहीं पा रहे। माने को वो सप्लाई दे ही नहीं पा रहे। अब मैं टैक्टिकली बात करता हूं। आई विल शो यू सम टैक्टिकल थिंग्स फ्रॉम ऑक्सबर्ग ने 1-0 से हरा दिया बायर्न को। बायर्न के पास काफी चांसेस थे। बायर्न की डिफेंडिंग सीली रही, खराब रही, और बायर्न के पास खुद चांसेस थे जो बायर्न नहीं ले पाया। पहले ये फोटो देखो, ये मैच का पहला चांस था जो थॉमस म्यूलर बॉल रिसीव करता है। यहां पे लेट्स वॉच इट। ये थॉमस म्यूलर है, इसने बॉल रिसीव कर चुका है। थॉमस म्यूलर के सामने कौन है? ये बॉक्स में रन कर रहा है वो इजी, ये सेडियो माने है। सेडियो माने बिल्कुल परफेक्ट सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन ऑक्युपाई कर चुका है। बस मूलर को यहां पे सिंपल एक पास देना था सेडियो माने को बॉक्स में। माने 1-on-1 होता एंड माने कुड हैव फिनिश्ड इट। माने ऑन साइड था। आपको लग रहा है ऑफ है, लेकिन माने ऑन है। दूसरे एंगल से देखो, माने वाज ऑन साइड। तो थॉमस म्यूलर एक बहुत अच्छा प्ले मेकर है, एक अंडररेटेड, अंडर द रडार चला जाता है कि बुंडेसलीगा में खेलता है। तो थॉमस म्यूलर माने को पास नहीं देता है। थॉमस म्यूलर क्या करता है? थॉमस म्यूलर के बगल में कौन है? ये है लीरॉय साने। तो थॉमस म्यूलर साने को ओवरलैप करने का वेट करता है, और ये देखो साने को ओवरलैप आता है, साने ओवरलैप करता है, मूलर साने को बॉल देता है। अब साने के पास यहां पे 2 चॉइसेस हैं। साने का स्ट्रांग फुट लेफ्ट फुट है, ठीक है, थोड़ा सा कटबैक कर ले। कटबैक करने जाएगा तो आप ऑक्सबर्ग का डिफेंडर देखो, एक तो बिल्कुल साने के बगल में है, दूसरा वो साने को मार्क करने जा रहा है। क्यों मार्क करने जा रहा है? उसको लग रहा है कि साने अपने लेफ्ट फुट पे कटबैक करके अंदर की तरफ आएगा। यानी कि ऑक्सबर्ग के 2 डिफेंडर बिल्कुल साने को कट करने की तैयारी में है। इस टाइम में साने को क्या करना चाहिए था? साने अगर मैन सिटी में खेल रहा होता तो लीरॉय साने अभी क्या करता? लीरॉय साने ये बॉल पास करता माने को, वो वंस अगेन माने यहां पे ऑन साइड था। बट लीरॉय साने नहीं करता। लीरॉय साने एक टच और लेता है और शूट करने के लिए जाता है। जैसा मैंने बोला, एंगल नैरो था, 2 डिफेंडर क्लोज डाउन करने जा रहे हैं, यानी कि बिल्कुल चांस वेस्ट। एक ऐसा चांस जो बायर्न जैसी टीम हैंसी फ्लिक होता है, कोई और कोच होता, बायर्न इस मौके पे गोल स्कोर करता। 2 बार माने को बॉल पास नहीं हुई, साने क्लोज डाउन हो गया एंड अल्टीमेटली गोल नहीं हुआ। और ये तीसरा पिक देखो। अब मैं डिफेंडिंग की बात करूंगा, बायर्न म्यूनिख की डिफेंडिंग की। ये देखो, ये जो सर्कल में है जहां पे एरियल बॉल आ रहा है, ये दियोत उपामेकानो है। ये बायर्न म्यूनिख का सेंटर बैक है। सिर्फ एक प्लेयर है ऑक्सबर्ग का, एक फॉरवर्ड है जो उसको प्रेस कर रहा है, उससे ड्यूल जीतना चाहता है। उपामेकानो के पास देखो कितने ऑप्शन है। उसके बगल में उसको ऑप्शन है गोरेट्स्का है, उसके लेफ्ट में उसको एक और ऑप्शन है डिलीगिट है, उसके सेंटर में 2 मिडफील्डर हैं। यानी कि 4 ऑप्शन थी दियोत उपामेकानो को ये बॉल क्लियर करने की। उसको कोई टच करने की जरूरत नहीं, ठीक है। सेंटर फॉरवर्ड का प्रेशर है ऑक्सबर्ग के, तुझे बॉल कंट्रोल नहीं करनी, पहला टच नहीं लेना, यू कुड हैव क्लियर्ड इट। 4 स्पॉट पे तेरे प्लेयर हैं, लेकिन दियोत उपामेकानो हैंडल नहीं कर पाता है, और वो बॉल कहां जाती है? और वो बॉल चली जाती है ऑक्सबर्ग के प्लेयर में बॉक्स के लिए। ऑक्सबर्ग के प्लेयर के पास बॉल चली जाती है, वो रन कर रहा होता है। लेट्स सी, अब देखो, ही टेक द शूट। इस प्रॉमिसिंग पोजीशन से लेफ्ट फुट स्ट्राइक लेता है वो। समहाउ लकली फॉर बायर्न म्यूनिख की स्ट्राइक वाइड चली जाती है, बायर्न म्यूनिख सर्वाइव कर जाता है। बट ये एरियल डुअल कौन जीतेगा? ये सारा उल्टा पड़ गया खेल बायर्न का।
अब इस फोटो में देखो, ये आता है ऑक्सबर्ग का बॉल, ऑक्सबर्ग का सेट पीस से गोल, एरियल ऊपर से बॉल आ रहा है और ये ऑक्सबर्ग का विंगर है, इसको कौन मार्क कर रहा है सर्कल में? ये कौन प्लेयर है? ये कोई राइट बैक मजरोई नहीं है, ये कोई सेंटर बैक दी लिगिट नहीं है, ये लीरोय साने है। यस, अपने डिफेंसिव हाफ में कौन मार्क कर रहा है अपोनेंट के प्लेयर को? राइट बैक या सेंटर बैक नहीं, लीरोय साने। लीरोय साने इसको मार्क कर रहा है यार। कितनी फनी बात है ये, कितना सिली बात है, कितनी बड़ी मिस्टेक है ये। और लीरोय साने को देख के ऑलरेडी लग रहा है कि वो एरियल डूल तो नहीं जीतने वाला, कहीं वो ऑक्सबर्ग प्लेयर को गिरा के फॉल ना कर दे, पेनल्टी ना हो जाए। ही इज ऑलरेडी लूजिंग द बैटल। अभी गेंद हवा में है, लीरोय साने ऑलरेडी लूजिंग दिस बैटल। और लीरोय साने सबसे वीक लीरोय साने की क्वालिटी है वो है इसकी एरियल, और आप उसको एरियल डिफेंड करा रहे हो बॉक्स में। ये क्या भाई मजाक चल रहा है? ये इंटरनेशनल लेवल का फुटबॉल है, ये यूरोपियन लेवल का फुटबॉल है। और देखो क्या होता है, नहीं होता है भाई, लीरोय साने से बॉल नहीं होती है टैकल, एरियल डुअल नीचे आती है, वो रिसीव करता है ऑक्सबर्ग का प्लेयर, और बॉक्स में देखो, बॉक्स में सीधा पास कर देता है, और ऑक्सबर्ग का प्लेयर बॉक्स में बिल्कुल रेडी है, उसके पास स्पेस है, उसके पास टाइम है, और वो शूट लेता है। दैट मीन ऑक्सबर्ग 1 बायर्न म्यूनिख 0। ये है भाई एरियल डुअल, ये है एक लॉन्ग बॉल जिससे पूरा अनलॉक हो गया बायरन का डिफेंस, और गोल हो गया कंसीड। बॉक्स में जाता है बॉल, सिंपल फिनिश, टाइम है, स्पेस है, सब कुछ है, नोयर कुछ नहीं कर पाता है, सिंपल गोल। और इसके बाद चलो ये सब कुछ हो गया, एक चांस देखो, ये इस क्लिप को बहुत ध्यान से देखो, ये है नैगल्समैन का फुटबॉल जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, जहां पे विंगर आपको सेंटर पोजीशन ऑक्युपाई करते हुए मिलेंगे। ये सर्कल इसके अंदर देखो, ये साने है, ये लीरोय साने है, और जिसके पास बॉल है वो मुसियाला है। यहां पे भयंकर ओवर लिंकअप प्ले होने वाला है मुसियाला और साने का। साने विंगर है, राइट विंगर है, उसको वाइडर ऑन द विंग होना चाहिए था। साने के बगल में कौन है? मूलर है। साने के आगे कौन है? सेडियो माने है। सेडियो माने देखेगा कि मुसियाला के पास बॉल है, सेडियो माने को क्या करना चाहिए था? सेडियो माने को रन इन बिहाइंड। ये इतना बड़ा स्पेस है, सेडियो माने अपनी पेस से इजीली फॉरवर्ड रन कर सकता है और मुसियाला से बॉल ले सकता है, लेकिन सेडियो माने सेंट्रली जाने की तरफ जानबूझ के सेडियो माने आगे जा रहा है, अपने लेफ्ट की तरफ जा रहा है। वो ऑक्सबर्ग के डिफेंडर जो उसको मार्क करके रखा हुआ है, वो उसको उससे अपने से दूर लेके जा रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब साने जो ऑक्सबर्ग के प्लेयर के पीछे है वो आसानी से रन बना लेगा अपना, वो बिना नोटिस किए चला जाएगा। और माने इंटेंशनली लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है ताकि सेंटर में स्पेस क्रिएट हो जाए। बस वही होगा। अगला फोटो देखो, सेंटर में स्पेस क्रिएट हुआ और माने देखो बिल्कुल लेफ्ट की तरफ चल गया जानबूझ के। उसने ऑक्सबर्ग के सेंटर बैक को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया और साने को बिल्कुल स्पेस मिला। साने को स्पेस मिला, देखो कितना बड़ा स्पेस। और साने की पेस का आपको पता है, मुसियाला ने बॉल खेल ली, साने ने रन किया, बहुत शानदार रन किया, ऑन साइड है, इतना बड़ा स्पेस है, बिल्कुल ऑक्सबर्ग का डिफेंस जो एक्सप्लॉइट हो चुका है। और देखो 1-on-1 कंडीशन थी, समहाउ लीरोय साने स्कोर नहीं कर पाया। ही वेस्टेड दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी वेस्ट होगी, 1-on-1 था। लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये नेगल्समैन का फुटबॉल है, ये नेगल्समैन का फुटबॉल है, जहां पे सेंटर में ज्यादा ओवरलोड क्रिएट किया जा रहा है, जहां सेंटर में स्पेस को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है इंटेंशनली, जहां पर माने जानबूझ के लेफ्ट जा रहा है, साने या मूलर जैसे बंदे को सेंट्रली स्पेस मिल रहा है। इस केस में साने को स्पेस मिला, उसने रन किया, बट समहाउ साने फिनिश नहीं कर पाया। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि नेगल्समैन अपने तरीके से चीजों को कराना चाहता है, जिसमें सबसे बड़ा रोल है कि सेंट्रली अटैक को ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, सेंटर चैनल से ज्यादा अग्रेशन दिखाया जाए, और सेंटर चैनल एक्सप्लॉइट करना बहुत मुश्किल होता है किसी भी टीम के लिए, खासकर आप बायर्न म्यूनिख जैसे स्ट्रॉन्ग टीम हो जहां पे अपोनेंट आपको सिट बैक करेंगे, लो ब्लॉक रहेंगे। इसलिए माने इंटेंशनली लेफ्ट की तरफ जा रहा है, साने इंटेंशनली सेंटर में ड्रॉप हो रहा है। लेकिन ये अच्छा चांस था, मिस हो गया। लेकिन बायर्न म्यूनिख को स्टैंड अप करना पड़ेगा। अगर सेंट्रली अटैक चाहते हैं तो चीजों को क्लिक करना पड़ेगा, क्लिनिकलिटी दिखानी पड़ेगी। होनेस्टली अगर मैं इस गेम की बात करूं तो बायर्न म्यूनिख जैसे मैंने बताया 2 क्लियर चांस थे, एक साने का, एक वो माने को बॉल देता तो माने गोल करता। ये दोनों चांस कन्वर्ट हो गए, बायर्न कुड हैव इजीली वॉन दिस गेम। और पोजेशन तो 70 के ऊपर था ही, बिल्डअप था ही, शॉर्ट पासिस थे, बहुत सारे पासिस थे, बिल्डअप था, प्रेस था, मिडिल ऑफ द पिच, हायर ऑन द पिच, बॉल भी जीती। लेकिन जो गोल आना था वो नहीं आ पाया। बड़ा सिंपल है, नेगल्समैन को चीजें और बेहतर करनी पड़ेगी। अगर नेगल्समैन बेहतर नहीं करता है तो मैंने 4 मैच और हैं ह्यूलियन नेगल्समैन के पास। अगर 4 मैच में बेहतर रिजल्ट नहीं आए तो नेगल्समैन टू बायर्न म्यूनिख विल बी ऑफ, बूम, दैट्स इट। आई थिंक बुंडेसलीगा यार, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों बायर्न म्यूनिख बुंडेसलीगा जीतेगा। कोई बड़ा पैनिक करने की जरूरत नहीं है यार।
किसी को पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हार्डकोर बायर्न म्यूनिख फैन को भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। डीप इनसाइड उनको भी पता है यार, उनको पता है अगर 10 पॉइंट के अंदर अंदर टॉप से भी गैप रहेगा, डजंट मैटर दिसंबर के बाद नेगल्समैन मैनेजर होगा या कोई और होगा, वो इस गैप को कवर करने के सक्षम है, कैपेबल है। नो नीड टू पैनिक। बट ये जो टैक्टिक्स है ना, जो एरियल डुअल बायर्न डिफेंड नहीं कर पा रहा है ना, उपामेकानो डी लीगट जैसे दो फिजिकली एंड फिजिकली स्ट्रेंथ वाले ऐसे डिफेंडर एरियल डुअल को डिफेंड नहीं कर पा रहे। और सेट पीस में जहां पे साने क्या कर रहा है भाई, साने बॉक्स के अंदर मार्क कर रहा है यार, इज दिस अ जोक? ये डिफेंसिवली सीली गोल कंसीड करना बड़ी टीम नहीं करती है। बड़ी टीम ऐसे सीली गोल, ऐसे एरर, हॉरिबल एरर, ये हॉरर नहीं करती है डिफेंस में, इसलिए वो टाइटल जीतते हैं, इसलिए बायर्न म्यूनिख इतनी टाइटल जीती है। ये चीजें बेहतर करनी पड़ेगी नेगल्समैन को, दैट्स इट।